भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से मुझे रांची में रहने का मौका मिला था। मोराबादी में 1977 से लेकर के 1987 तक 10 वर्षों तक मुझे रहने का मौका मिला, जिसमें कि 2 साल तो ट्रेनिंग सेंटर के लिए बेलूर मठ में गए। 7 फरवरी 1970 तक को मैं बेलूर मठ से रांची मोराबादी आया। उसके तुरंत बाद ही तत्कालीन सचिव महाराज ने मुझे दिव्यायन का पूरा भार दे दिया। यद्यपि अभी मैं प्री प्रोबेशनर था, फिर भी क्योंकि उन्हें विदेश जाना था और उस समय प्रिंसिपल जो थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, तो इसलिए मुझे सारा भार लेना पड़ा। और मैंने भरसक प्रयत्न किया दिव्यायन की सभी गतिविधियों को जानने का। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि स्वामी विवेकानंद जी के जो ग्रामीण उन्नयन के विचार हैं, उनका मूर्त स्वरूप मानो दिव्यायन है, यह मुझे पता लगा। इसलिए मैं पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य में लग गया। उस समय एक बहुत बड़ी बात हुई, कृषि विज्ञान केंद्र को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एक नई स्कीम कृषि विज्ञान केंद्र को जब सारे देश में उनके सेंटर खोलने की बात हुई, तो वो स्टडी टीम जब रांची आई तब उसने देखा कि जिसकी परिकल्पना ICAR द्वारा की जा रही थी, किसानों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की बात, कि लेबोरेटरी में तो बहुत अच्छा हम लोग धान उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, परंतु उसकी असर किसानों तक नहीं जाती है। तो किसानों को प्रशिक्षण देना और उसमें किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता को न रखना, फिर उनको उन्हीं की भाषा में यह समझाना, विशेष करके प्रयोगों के माध्यम से उनको किसानों को समझाना, और साथ साथ में कोई सिलेबस उस प्रकार का हो जो कि उनके भौगोलिक स्थिति के अनुकूल हो। इस प्रकार के बहुत सारी बातें जो ICAR ने सोची थी, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो 1969 से ही रांची मोराबादी रामकृष्ण मिशन मोराबादी रांची द्वारा दिव्यायन के माध्यम से उसी प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। अब तब उन्होंने प्रस्ताव रखा, क्यों न इसको कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में आप मान्यता देते हैं। यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो सारे देश में हमको कृषि विज्ञान केंद्र का मॉडल बनाने के लिए सुविधा होगी, क्योंकि आपका मॉडल तो पहले से ही कार्यरत है। और इस प्रकार से यह स्वीकार किया गया और ICAR द्वारा ये कहा गया कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आप जो प्रकार के मोटिवेशनल ट्रेनिंग पर चला रहे हैं, 6 सप्ताह के विशेष स्पेशल ट्रेनिंग चला रहे हैं किसानों के लिए, वही आपको चलाना है। केवल विशेषज्ञों की सैलरी हम लोग देंगे और उसके कारण आप और भी अधिक अच्छी तरह ये कार्य कर सकेंगे। तो यह जो ICAR के द्वारा ग्रांट, उस समय के ज़माने में 10 लाख रुपए बहुत हुआ करता था, पहली शायद ग्रांट उतनी ही थी, उसके लिए एक बहुत बड़ी चहल पहल हो गई। और फिर उसमें एक और भी थोड़ी समस्या यह हुई कि कौन से स्टाफ मेंबर को कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम में दिया जाएगा, क्योंकि वह जो थी वो सरकार की सैलरी होने वाली थी। तो सब लोगों को लगा कि हमको फिर ICAR के अंडर में कृषि विज्ञान केंद्र में ले लिया जाएगा तो हमें अधिक वेतन मिलेगा। तो अभी तक जितने स्टाफ मेंबर्स थे वो तन मन धन से अपना सहकार दे रहे थे, बड़ी निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे। अभी इसमें एक बदलाव आया। अब वो सभी लोग सरकारी योजना के अनुसार, सरकारी योजनाओं में, सरकारी संस्थानों में जैसा होता है कि कब लीव मिले, कब छुट्टी मिले, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना DA मिलेगा, ये पूरी एक दृष्टिकोण ही बदल गया उन लोगों का।
एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फेज था जहाँ से हम लोगों को धीरे धीरे उनको ये नई कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम को समझाना पड़ा। और फिर उसमें से कुछ लोगों को जब हमने कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम में लिया, ड्राइवर लोगों हो चाहे दूसरे हो, तो बाकी जो उनको नहीं लिया गया था उनको बड़ा बुरा लगा। ये सब एक बहुत बड़ा अनप्लेजेंट फेज गया, पर उसको हम लोगों ने धीरे धीरे समाप्त किया। और जो दिव्यांग में जो बचे खुचे थे, जो लोग उस स्कीम में नहीं जा पाए थे, उनके भी सैलरी हम लोगों ने डोनेशन ला करके देने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से वह चला। उसके बाद एक बात हो गई कि जब ये सचिव महाराज जिन सचिव महाराज के अंडर में ये स्वीकार किया गया था, उनका जब वो चले गए अमेरिका लेके के लिए, बाद में फिर उन्होंने संघ छोड़ दिया। उसके बाद में जो दूसरे सचिव महाराज आए, तब फिर से ये कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम को स्वीकारना या नहीं, उसके बारे में पुनः चर्चा हुई। तो वहाँ पर हेडक्वार्टर से यह निर्णय लिया गया कि नहीं, इससे यह सरकार की स्कीम लेने से हमें बहुत सारी उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। तो इसलिए एक प्रश्न पत्र भेजा गया कि आप कौन कौन सी शर्तें आपकी हैं। वो शर्तें जब उन्होंने लिख करके भेजी कि आपको इस प्रकार से ये करना है, तब उसके बाद में हेडक्वार्टर से यह निर्णय लिया गया कि हम कृषि विज्ञान केंद्र को स्कीम नहीं स्वीकार करेंगे और जितना रुपया हमने लिया है ICAR से, उसको ग्रांट को हम वापस कर देंगे। वो पत्र भी चला गया। और तब उस समय के ICAR के जो डायरेक्टर जनरल खुद तुरंत आए रांची और आकर के कहा कि ये तो बहुत बड़ी विपदजनक बात हो गई, क्योंकि हम इसको सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र मानते हैं और आप ही लोग यदि नहीं लेंगे तो हम लोग किसको कौन सा मॉडल दिखाएंगे। पर हमने कहा हमारे पास, रांची के स्वामी जी ने कहा कि हमारे पास तो अभी कोई सवाल नहीं, हम लोग के पास इसका कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि सब कुछ डिसीजन जो अंतिम निर्णय हेडक्वार्टर्स हमारे बेलूमठ द्वारा होता है। बोले ऐसा होगा तो मैं खुद जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, जनरल सेक्रेटरी महाराज से, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने एक पत्र के द्वारा सभी जितनी शर्तें, बोले हमारी कोई शर्त नहीं, आप जिस प्रकार से चलाना हो चला सकते हैं, बाकी सब कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए शर्तें हैं, पर आप इस कृषि विज्ञान केंद्र के लिए सभी प्रकार के नियमों को हम बात देते हैं, पर आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें। और तब जा कर के फिर से वो पत्र जब भेजा गया, तब फिर बेलूमठ के द्वारा, हेडक्वार्टर्स के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम को ये स्वीकार किया गया। यह एक फेज़ में भी इस प्रकार की जो बातें थी, उसमें भी मुझे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ा। दूसरी एक बात हुई कि मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में संध्या को क्लास लेनी पड़ती थी, दिव्यांग का और भी बहुत सारा काम करना पड़ता था, उसके अलावा ऑडियो विजुअल यूनिट भी देखना पड़ता था, गांव में भी जाना पड़ता था। उसके अलावा एक दूसरा बड़ा काम था, वो था लैंड एक्विजिशन का, और दूसरा यह जमीन जायदाद के बारे में जो काम, वो भी सब फाइलें मुझे दी गई थी। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या उस समय यह थी, गीतालसूद महेशपुर में जो फार्म थे, ये जो फार्म थे वो करीब करीब 200 एकड़ ज़मीन सुवर्णरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट ने रामकृष्ण मिशन मोराबादी रांची को दान स्वरूप दी थी। परंतु यह जो दान स्वरूप दी थी, उसके बाद में 1976 में एक लैंड सीलिंग एक्ट आया, जिसके द्वारा विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यह नियम ऐसा आया कि जो कुछ भी दान है वह नहीं किया जा सकेगा या उस प्रकार का जमीन नहीं रखा जा सकेगा। तब यह जब बात हुई, तब सरकार वह ज़मीन जो है करीब 200 एकड़ वो वापस ले लेगी, इस प्रकार की बात चली। क्योंकि वह जो गिफ्ट डीड था, उसको सरकार ने कहा कि वो इल्लीगल था, क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट आने की बात को समझ करके ही ये एक दान सुवर्णरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया था। इस प्रकार की बात जब चली तो एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि इन लैंड के उस पर हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर डाला था, वहाँ हमारे स्टाफ भी कुछ रहते थे, कुछ ट्रेनिंग सेंटर भी था वहाँ पर। तो ये इसको कैसे बचाया जाए, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई।
और तब फिर मुझे फाइल लेकर के दौड़ना पड़ता था। कभी कभी सप्ताह में 2-3 बार मुझे पटना जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय रांची बिहार में था और पटना राजधानी थी। तो बहुत लोगों से मिलना हुआ, मुख्यमंत्री से लेकर के कई मंत्रियों से लेकर के कई अफसर लोगों को मिलना रहा। उस समय मैं सब वकीलों से मिलना जाता था, उन लोगों के पास सलाह लेने जाता था। इस प्रकार से बहुत सारे यह कार्य करना पड़ता था। बहुत इस प्रकार से मेहनत करने के बाद, वकीलों के परामर्श के बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, बहुत सारी बार एप्लीकेशन दी, बहुत बार उसको फॉलोअप किया। फिर भी सरकार किसी भी प्रकार से राजी नहीं हो रही थी। अंत में मैं पटना में लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर से मिलने के लिए गया। लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर पहले तो बहुत बिगड़े कि आप लोग इस प्रकार से एक इलीगल काम करते हैं और फिर उसको लीगलाइज कराना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा, मैं कभी अलाउ नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं शांत रहा। मैंने कहा ठीक है, आपसे बस मेरा एक ही अनुरोध है, एक बार आप ज़मीन आकर के देख लीजिए और फिर आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। उन्होंने वह स्वीकार किया और फिर वो लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर आए। अचानक ही आगे एक दिन, और उन्होंने पूर्व सूचना लगभग नहीं दी थी, एक दिन पहले ही उन्होंने दी केवल, और वो आ गए और बोले कि हमको बस वहाँ ले चलिए। तो हम लोग उनको ले गए। इस बीच हम लोगों ने वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर था उसको और ही अच्छी तरह सुव्यवस्थित कर दिया था कि कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है। वहाँ पर जब इंस्पेक्शन दे के गए कि वहाँ पर बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग लोग रह रहे हैं, गरीबों को सब ट्रेनिंग लोगों को खाना पीना सब निःशुल्क दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, ये सब उन्होंने देखा। फिर उन्होंने कुछ ट्रेनिंग जो थे उनको लेकर के वो अलग निकल गए, हम लोगों से दूर निकल गए, और उन लोगों से उन्होंने प्राइवेट बातचीत की। और बहुत लंबे तक बातचीत करने के बाद फिर आकर के कहा कि महाराज हमको आप क्षमा कीजिए। मेरी धारणा थी कि रामकृष्ण मिशन केवल एलाइट लोगों के लिए काम करता है, और इसलिए मुझे बड़ा क्षोभ था, क्योंकि मैंने ये भी जाना था कि आपकी बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहाँ पर से जो विद्यार्थी IAS ऑफिसर वगैरह निकलते हैं, पर आप गरीबों के लिए भी इतना सारा काम करते हैं, यह मुझे पहली बार पता चढ़ा। मैंने सब इन ट्रेनिंग्स के साथ बात किया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, इनको निःशुल्क सब मिलता है, कोई पैसा उनको देना नहीं पड़ता है, और वे बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनको मिल रही है। इसलिए मैं आज अपनी भूल स्वीकार करता हूँ कि आपके बारे में जो धारणा थी रामकृष्ण मिशन के बारे में, वो भी मुझे बदलनी पड़ेगी। और आप लोग यहाँ पर दिव्यांग के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु मेरी एक लाचारी यह है कि मुझे लीगल ही काम करना पड़ेगा। लीगल यदि मैं काम करता हूँ कानून के अनुसार, यह जो ट्रांसफ़र हुआ है वह लीगलाइज नहीं किया जा सकता है। पर मैं आपके सामने एक और दूसरा प्रस्ताव रखता हूँ कि ये ज़मीन तो हम लोग एक्वायर कर लेंगे, उसमें से करीब 200 एकड़ में से 50 एकड़ ज़मीन तो शायद वितरित कर चली गई है। जो बाकी जो 142 एकड़ ज़मीन बची है, वो 142 एकड़ ज़मीन गीताल सुध महेशपुर दोनों मिल करके वो ज़मीन हम आपको 30 साल की लीज पर 1 रुपया टोकन रेंट पर देंगे। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो फिर मैंने कह दिया हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके सिवा दूसरा चारा नहीं था। बाद में सचिव महाराज ने कहा कि हाँ, तुमने जो भी किया ठीक ही किया, क्योंकि हमारे पास जब चारा नहीं था। और फिर इस प्रकार से यह ज़मीन हमें 30 साल की लीज पर 1 रुपये टोकन रेट पर मिली। उसका भी बहुत लंबा प्रोसीजर था, उसके लिए भी कई बार मुझे दौड़ना पड़ा पटना, पर अंत में यह ऑर्डर आ गया और मुझे ट्रेनिंग सेंटर में जाने की बात थी 1979 में। उसके बस जिस दिन मैं ऑर्डर पटना लेकर के आया, उसी दिन रात को फिर मैं बेलूर मठ हमारे हेडक्वार्टर्स में प्रोबेशनल ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाकर रवाना हुआ। इसी काम के लिए मुझे देर से जाना पड़ा। मेरे लिए उन्होंने हेडक्वार्टर्स ने कुछ मंजूरी दी कि मैं 15 दिन लेट जा कर के ट्रेनिंग सेंटर में जाऊं। तो जो भी होगा, फिर उसके बाद मैं 2 साल में ट्रेनिंग सेंटर में रहा। उसके बाद में जब वापस आ रहा था तो हमारे
तत्कालीन रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैंने कहा कि मेरी ट्रेनिंग सेंटर मेरा पोस्टिंग रांची में फिर से हो गया है, तो उन्होंने कहा कि कल तुम मुझे अमुक समय, अब दोपहर के समय मिलो, मुझे तुमसे बातें करनी है। और फिर उन्होंने मुझे इस पे विशेष करके बुलाया और अपने पास बैठाया, बहुत बातें की कि तुम्हारा वहाँ पर रांची में जो काम हो रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, स्वामी विवेकानंद की विचारों के अनुसार हो रहा है, पर तुमको और भी काम करना पड़ेगा, गाँव में जाना पड़ेगा, फॉलोअप वर्क को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दिव्यांश समाचार जो मैंने शुरू किया था, हम लोगों ने शुरू किया था 1979 में, उसको भी और अच्छी तरह कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक पुस्तक लाने को कहा जो उनके टेबल पर थी। पुस्तक में से उन्होंने कहा कि जो एक मार्क किया गया था, वो मार्क किया गया था जिसमें कि स्वामी विवेकानंद जी शुद्धानंद जी महाराज को पत्र लिखा है, बहुत ही प्रेरक पत्र, प्रेरणादायी पत्र है। उन्होंने मुझे कहा ये पत्र पढ़ो। तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया। फिर उन्होंने कहा देखा तुमने, स्वामी विवेकानंद जी ने शुद्धानंद जी महाराज जो कहा है उसी प्रकार से हमें भी, तुमको भी जा कर के अभी रांची में जा कर के इसी प्रकार से गांव में काम करना है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रकार की मुझे सलाह दी, आधे घंटे से अधिक मुझे अपने पास बैठा करके बहुत सारी सलाह दी। मैं जैसे ही वहाँ रांची गया, जा कर के तत्कालीन सचिव महाराज को मैंने ये सब बातें बताई तो वो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं तुमको पूरी स्वाधीनता देता हूँ, तुम्हारे गुरुदेव ने जो तुमको कहा है उस प्रकार से तुम यह कार्य करो। और वह जो बाद में 1982 से लेकर के फिर तब हम लोगों ने फॉलोअप वर्क ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह करना शुरू किया, गांव-गांव में जाना शुरू किया। केवल पहले ऑडियो विजुअल यूनिट जाती थी, उसके साथ हमारे एक्सपर्ट जाते थे, परंतु अब उसके हम लोगों ने हर महीने की पहली तारीख को मीटिंग शुरू कर दी। जो नाइट स्कूल शुरू की गई थी हमारे एक्सटेनिस द्वारा, उन लोगों को हम लोगों ने कहा कि हर महीने की पहली तारीख को बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के आप लोग को आ जाना है। यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे, यहाँ मीटिंग होगी, आपको आने जाने का भाड़ा दिया जाएगा और आपको रिपोर्ट लेकर के आना है। और उसी पहली तारीख को फिर हम लोग यह सब चर्चा करते थे। उस समय करीब करीब 32 नाइट स्कूल खुल गई थी और वो 32 नाइट स्कूल में से जो इतने नाइट स्कूल जो चलाते थे अपनी निःशुल्क सेवा दे करके, जो ट्रेनिंग यहाँ पर रहते थे जब जाते थे उनको हम लोग प्रोत्साहन करते थे, यह उत्साह देते थे, प्रेरणा देते थे कि घर वहाँ पर गांव में जा कर के सेवा का काम करो, अपनी खुद की खेती भी संभालो, साथ साथ में खुद का भी विकास करो और गांव का भी विकास करो, दूसरों को भी सहायता दो। यह उसके कारण फिर उन लोगों ने कहा था कि हमारे स्कूल वहाँ पर हम नाइट स्कूल खोलेंगे और बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं उनको हम लोग रात्रि पाठशाला में पढ़ाएंगे। तो ये रात्रि पाठशाला कहाँ होगी? वहाँ आसपास में कोई झोपड़ी होगी या खुद के कमरे घर में ही एक छोटा सा कमरा होगा, वहाँ पर हम करेंगे। फिर उसके लिए आपको क्या चाहिए? लालटेन। तो लालटेन हम आश्रम से देते थे और उसका केरोसिन का जो पैसा, उसके लिए हमने कहा था 25 पैसा प्रति सप्ताह ये जो बच्चे आते हैं उनके माँ बाप से लेना है। ये क्यों कहा? 25 पैसे जब हम लालटेन दे सकते थे, किताबें दे सकते थे, चौक और ये सब देते सकते थे, तो हम लालटेन का केरोसिन भी दे सकते थे। पर हमने जानबूझ करके ये कहा कि यह लालटेन का पैसा, केरोसिन का पैसा जब माँ बाप देंगे तब उनको ये लगेगा कि ये स्कूल हमारी है और उनको ये नहीं लगेगा कि ये कोई सरकार तरफ से कोई योजना है जो हमारे पर थोपी जा रही। और इसका बहुत अच्छा, उसकी बहुत अच्छी असर हुई। और फिर ये धीरे धीरे करके रात्रि पाठशाला बढ़ती गई और हर महीने की पहली तारीख को ये रात्रि पाठशाला के जो हमारे एक्सटेनिस आते थे, रात्रि पाठशाला कैसी चल रही है उसका ब्यौरा देते थे। फिर खेती के अच्छे उत्पादन के लिए, खेती को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए, खुद ने कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, इसका भी ब्यौरा देते थे। फिर उसके बाद में जो कुछ भी लालटेन या किताबें जो कुछ भी हमको देता था वो भी हम पहली तारीख को दे देते थे। फिर उसी दिन पूरे महीने का हमारा चार्ट बन जाता था कि कौन सी तारीख को हमारी ऑडियो विजुअल यूनिट और उनके एक्सपर्ट और साथ साथ में सभी एक्सपर्ट जो हैं साइंटिस्ट, ये लोग कौन सी तारीख को कौन से गांव में जाएंगे, उसका चार्ट भी पहली तारीख को तैयार हो जाता था। इस प्रकार से गाँव का विकास, गाँव का जो काम है, फॉलोअप का काम,
वो बहुत अधिक अच्छी तरह सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से और ज़्यादा सिस्टमेटिकली यह चलने लग गया। उसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया। तो इस प्रकार से 1987 तक में 54 रात्रि पाठशाला लगभग शुरू हो गई थी। जब 87 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ 1987 में बेलू मठ में स्टेट ऑफिस में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तब तक में ये करीब 54 रात्रि पाठशाला शुरू हो गई थी। कई गांवों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हो गए थे। मधुमक्खी पालन का हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जब हम लोगों ने मधुमक्खी पालन के बारे में ट्रेनिंग देना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास वो वैज्ञानिक ढंग से ये बी कीपिंग करने के लिए बॉक्स नहीं, तो हमारी कारपेंट्री सेक्शन में भी हमने बॉक्स बनाए। बोले हमारे पास पैसा नहीं, तो हम लोगों ने 5-5 बॉक्स प्रत्येक ट्रेनिंग को जाते समय दिए लोन पर, जब वो बाद में वो पैसा लौटाएंगे। उसके बावजूद भी देखा कि जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तब हमने देखा कि क्या बात है। तो शहद तो बहुत होता है, पर वो जो यहाँ के व्यापारी हैं रांची के, वो जा कर के वहाँ से शहद खरीदते हैं। 6 या 7 रुपये, उस समय के ज़माने की बात बोल रहा हूँ, 1983 वगैरह की बात है। उस समय के ज़माने 6 या 7 रुपये पर किलो में वो शहद खरीद लेते थे और अपनी दुकानों में 20 रुपये पर किलो से बेचते थे और बहुत प्रॉफिट करते थे। और इन लोगों को केवल 6 या 7 रुपये मिलता था। तो हमने कहा नहीं, तुम ऐसा करो, हम 19 रुपये पर किलो में तुम्हारे पास से हम खुद खरीदेंगे और यहाँ से हम 20 रुपये में बाद में बेचेंगे। और हमारे खुद के डिवोटी ऐसे हैं, उनको शुद्ध शहद चाहिए। तो एक बहुत बड़ा तहलका मच गया, क्योंकि ये सभी लोग अभी शहद को 6-7 रुपये के बदले उनको 19 रुपये मिल रहा है, तो बड़े खुश हो गए। और उसमें से जो रुपया मिलता, उसमें से उनको जो बॉक्स मिलता था उसका भी पैसा कट गया। इधर जो आसपास में जो भक्त लोग रहते थे, डिवोटीज थे, उनको भी ये शहद, शुद्ध शहद मिलने लग गया केवल 20 रुपये में। और इस प्रकार से एवापोरेशन लॉस का केवल हम 1 रुपया रखते थे। नो प्रॉफिट नो लॉस पर हमने जो शुरू किया, तो पहले ही साल में हम लोगों ने 10 टन, उस समय के ज़माने में 10 टन हमने शहद बिक्री किया हमारे सेल्स काउंटर से। ये सब पैसा हमारे ट्रेनिंग लोगों को मिला। इस प्रकार से बहुत प्रकार की अभिनव योजनाएं हम लोगों ने एक के बाद एक ट्रायल मेथड्स के कौन समय कौन सी समस्या आती है उसके अनुसार हम लोगों ने शुरू किया। और ये दिव्यांग का जो मेरा काल था, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक यादगार मेरा वो समय रहा, जबकि कई गांव वालों के ग्रामवासियों के साथ मिलने का और ग्रामीण युवकों के साथ मिलने का मौका मिला। कई सैकड़ों गाँव में जाने का मौका मिला। कभी ऑडियो विजुअल यूनिट लेकर के जाते थे, और उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो हम लोग जनरेटर लेके जाते थे। रास्ता नहीं रहता तो जनरेटर को हमारे कंधे पर उठा करके रात को जाते थे। रात को 11-12 बजे आते थे। उस समय ये माना जाता था कि बहुत जो डेंजरस एरिया थे उसमें से भी हम आते थे, उसमें से हम लौटते थे रात को 12-1 बजे कितनी ही बार। पर कभी भगवान श्री राम कृष्ण देव की कृपा से कभी हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। कभी रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव को जब गांव में मनाते थे, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि हम भक्तों लोगों को लेकर के हम छोटी बस में लेकर के गए थे, और एक नाला था उसको पार करने का था। बाद में देखा कि नाला, उनको पहले से कहा था कि भाई रास्ता तुम लोग ठीक करना, उन्होंने कहा रास्ता ठीक किया था, फिर भी वो नाले के कारण वो बस ऐसा हुआ कि हमने देखा कि एक चक्का तो अद्धर ही है, हवा में ही है, पर कैसे भी करके वो बस पार करके गई और फिर वापस भी आ गई। ऐसे कई अनुभव हुए ग्राम विकास के, जहाँ पर कि ऐसा लगा कि श्री राम कृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की कृपा इस दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र पर सतत वर्षण हो रही है। यहाँ जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उन पर भी उनके वर्षा होती है। वे जब वापस जाते हैं घर, तब भी उनको इस प्रकार से उनकी कृपा का अनुभव होता है। जो सन्यासी या जो स्टाफ मेंबर्स या जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि यहाँ पर इसमें काम कर रहे, ये सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि इनकी विशेष कृपा उन पर वर्षण होती रहती है और उसका अनुभव भी उनको होता रहता है। तो ये एक दिव्य योजना है, दिव्यायन एक दिव्य योजना है, जिसमें कि दिव्य कृपा के कारण यह आज भी बहुत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि यदि हम अपने स्वामी विवेकानंद के जिन विचारों को मूर्त स्वरूप देने के लिए दिव्यान का प्रारंभ किया गया, दिव्यान संस्था का प्रारंभ किया गया, उन विचारों को मूर्त स्वरूप देने का प्रयत्न सतत करते रहेंगे तो दिव्य कृपा स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी की बनी रहेगी और दिव्यान उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा और सारे देश के लिए एक मॉडल, एक रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट के वर्क के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्थापित होगा।